साल 2013 में बॉलीवुड की उभरती हुई 25 साल की अभिनेत्री जिया खान की लाश जुहू के सागर संगीत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में फांसी के फंदे से झूलते हुए मिली। जिया की मौत पर कई सवाल खड़े हुए। अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सूरज पंचोली मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं। सूरज ने 2015 में आई फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सूरज को सलमान खान ने लॉन्च किया था। जिया की मौत के 10 साल बाद साल 2023 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को जिया खान मामले में बरी कर दिया। जिया की मौत पर अभी भी कई सवाल उठाए जाते हैं। कई लोग जिया की मौत को हत्या मानते हैं, वहीं कई लोग मानते हैं कि काम ना मिलने की वजह से जिया ने आत्महत्या कर ली थी। जिया खान का जन्म साल 1988 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। जिया के पिता अली रिजवी खान अमेरिका में रहने वाले भारतीय व्यवसायी थे। जब जिया केवल 3 महीने की थी तभी उसके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद जिया की मां राबिया खान लंदन चली गईं। जिया की मां ने दूसरी शादी की। जिया की परवरिश लंदन में हुई। लंदन से ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। जिया की 2 बहनें और हैं, कविता और करिश्मा। जिया जब 6 साल की थी तब राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला ने उन्हें अभिनय के लिए प्रेरित किया। जिया की मां राबिया खान खुद एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने बॉलीवुड की अंकुश, गिरफ्तार, कर्मयुद्ध, दूल्हा बिकता है और लॉकेट सहित और भी कई फिल्मों में काम किया है। ऐसी भी अफवाहें थी कि जिया की मां राबिया आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन के साथ रिश्ते में थी। अफवाह ये भी थी कि जिया खान आमिर खान की सौतेली बहन थी। राबिया आगरा की एक अनाथ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें ताहिर हुसैन ने खोजा था। वो कुछ समय के लिए आमिर खान के परिवार के साथ भी रहीं और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। जिया ने अमेरिका के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया। जिया खान रेगे, लाम्बाडा, जैज, सांबा, बेली डांसिंग, सालसा और कथक डांस में प्रोफेशनली ट्रेंड थीं। जिया ने ओपरा गायिका के रूप में भी ट्रेनिंग ली थी। जिया का असली नाम नफीसा खान था। नफीसा से जिया नाम रखने की पीछे की कहानी एंजेलिना जॉली की 1998 में आई फिल्म जिया थी। नफीसा को जिया नाम बहुत अट्रैक्टिव लगा। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम जिया रख लिया। हालांकि अपनी मौत से कुछ समय पहले उन्होंने अपना नाम वापस से नफीसा खान रख लिया था। जिया साल 1998 में आई शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने यंग मनीषा कोइराला का रोल निभाया। जिया 16 साल की उम्र में मुकेश भट्ट की फिल्म तुमसा नहीं देखा में मेन हीरोइन का रोल करने वाली थीं, लेकिन जिया की उम्र के हिसाब से फिल्म का कैरेक्टर बहुत मैच्योर था। इस वजह से जिया को वो फिल्म छोड़नी पड़ी। फिर जिया खान की जगह फिल्म में दिया मिर्जा को कास्ट किया गया। साल 2007 में जाकर जिया को राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म निशब्द में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इस फिल्म में जिया को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म लोलिता नॉवेल से प्रेरित थी, जिसमें एक टीनेज लड़की को अपनी दोस्त के पिता से प्यार हो जाता है। निशब्द फिल्म में जिया और अमिताभ का एक किस सीन था, जिसे देखकर जया बच्चन भड़क गई थीं। इसके बाद साल 2008 में जिया ने अपनी दूसरी बड़ी फिल्म की। ये आमिर खान की फिल्म गजनी थी। हाउसफुल जिया की तीसरी और आखिरी बड़ी फिल्म थी। जिया को शाहिद कपूर की फिल्म चांस पे डांस में भी काम करने का मौका मिला, पर शूटिंग के 20 दिनों के बाद उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। फिल्म के निर्देशक केन घोष ने कहा कि जिया शाहिद कपूर के करीब जाने की कोशिश कर रही थीं और अपना काम ठीक से नहीं कर रही थीं। जब फिल्म रिलीज हो गई तब जिया ने कहा कि केन घोष की उन पर बुरी नजर थी। 4 जून 2013 की सुबह 3 बजे जिया की सबसे छोटी बहन कविता फ्लाइट के जरिए हिथ्रो से मुंबई आ रही थी। जिया अपनी बहन के इंतजार में 3 जून की शाम मुंबई में अपने घर पर गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देखने की प्लानिंग कर रही थी, ताकि वो बहन के आने तक जागती रहें। जिया ने उस दिन अपनी बहन कविता के लिए कुछ सोने के गहने भी खरीदे थे। राबिया खान रात करीब 8:30-9 बजे एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के घर डिनर पार्टी के लिए चली गईं। उस पार्टी में आदित्य पंचोली भी शामिल थे। जिया जुहू के सागर संगीत अपार्टमेंट के पहले फ्लोर के 2 BHK फ्लैट 102 में अकेले रह गई। रात 9:37 पर राबिया की अपनी बेटी जिया से मोबाइल पर बात हुई। राबिया ने जिया को समय से डिनर करने के लिए कहा। बात करते समय जिया उस वक्त शांत और बेहद खुश लग रही थीं। रात 11:20 पर राबिया अंजू महेंद्रू की पार्टी से जब अपने घर पहुंची
तब उन्होंने जिया को बेडरूम में पंखे से लटकते हुए पाया। जिया की गर्दन पंखे से बंधे दुपट्टे से कसा हुआ था। राबिया ने तुरंत जिया के पैरों को पकड़कर उठा लिया ताकि जिया की गर्दन दुपट्टे से कस ना जाए। राबिया को उम्मीद थी कि उनकी बेटी अभी जिंदा होगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिया जा चुकी थी। जब मैं आई हूँ वापस तो घर की सारी लाइटें ऑन थी। बेडरूम में गई तो बेडरूम की लाइट ऑन थी और जिया का जो हैंडबैग था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जो आमतौर पे पड़ा नहीं होता। तो मैं बाथरूम में गई, बाथरूम की भी लाइटें ऑन थी। तो हमारे बाथरूम से दूसरे कमरे का मैंने स्लाइड किया डोर। राबिया जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी। रात के करीब 12 बजे पुलिस को घटना की खबर दी गई। जल्द एक मोबाइल पुलिस वैन घटना स्थल पर पहुंची। जिया को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले को आत्महत्या करार दिया। हालांकि जिया ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिवार को सौंप दिया गया। 5 जून 2013 को जिया खान को सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जिया की मां राबिया का कहना था कि शुरुआत में घटना स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिया की फांसी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि जिया के चेहरे और हाथ पर चोट के निशान थे। एसी चालू होने के बावजूद कमरे की खिड़की खुली हुई थी। एक अलग कमरे में दराज का हैंडल टूटा हुआ था, उसमें खून के कुछ धब्बे थे। इनके अलावा कई अन्य चीजें भी थी जो संदिग्ध लग रही थीं। लेकिन अगले दिन अधिकारी ने अपना रुख बदल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, महत्वपूर्ण सबूत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, जिसमें फांसी के दौरान जिया के गले में इस्तेमाल किया गया सफेद दुपट्टा भी शामिल था। सीसीटीवी फुटेज में जिया को मौत से 30 मिनट पहले जो ट्रैक सूट पहने देखा गया था वो भी गायब था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने इसे घटना स्थल से कभी बरामद नहीं किया। उन्हें उस कमरे में कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला जहां जिया की मौत हुई थी, यहां तक कि जिया के भी नहीं। राबिया खान ने बताया कि उन्होंने कमरे से मिले खून के धब्बे को सुरक्षित रखा था। उन्होंने इसके बारे में पुलिस को बार बार बताया, पर पुलिस ने इसे लेने की जहमत नहीं उठाई। जिया को कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। एक डायरी में उन्होंने अपनी सारी कविताएं लिखी थीं। राबिया चाहती थीं कि प्रार्थना समारोह में उनकी दोनों बेटियां जिया की कविताएं पढ़ें, पर एक समस्या थी, उन्हें जिया की वो डायरी नहीं मिल रही थी। उस डायरी को ढूंढते समय जिया की बहन कविता को 7 जून को जिया के वॉलेट बॉक्स से एक 6 पन्ने की चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में जिया ने अपने साथ हुए शारीरिक और मानसिक शोषण की पूरी कहानी लिख डाली थी। वो चिट्ठी बता रही थी कि जिया ने जिस इंसान के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस इंसान ने जिया की थोड़ी भी कद्र नहीं की। जिया ने चिट्ठी में उस इंसान के लिए लिखा था कि तुमने मेरे प्यार की कभी सराहना नहीं की, मेरे चेहरे पर लात मारी, मेरे पास कोई आत्मसम्मान या आत्मविश्वास नहीं बचा है। जो भी प्रतिभा, जो भी महत्वाकांक्षा थी, तुमने सब छीन ली। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना तकलीफ देता है ये सोचना कि मैंने 10 दिनों तक तुम्हारा इंतजार किया और तुम्हें उस सफर से मेरे लिए एक तोहफा खरीदने की भी सुध नहीं रही। गोवा ट्रिप मेरे जन्मदिन का तोहफा था, लेकिन तुम्हारे धोखा देने के बाद भी मैंने तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए। मैंने अपना बच्चा गिरवा दिया, अबॉर्शन करवा लिया और इसके दर्द में तड़पती रही। मैंने तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुमने मेरे वापस लौटने के बाद मेरे क्रिसमस और बर्थडे पार्टी दोनों को चौपट कर दिया। वैलेंटाइंस डे के दिन भी तुम मुझसे दूर दूर रहे। तुमने वादा किया था कि जैसे ही हमारे अफेयर का 1 साल पूरा हो जाएगा तुम मेरे साथ मंगनी कर लोगे, लेकिन नहीं। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ पार्टी और औरतें चाहिए, सिर्फ तुम्हारे स्वार्थी मकसद पूरे होते रहने चाहिए। मैं जिंदगी में बस एक ही चीज चाहती थी और वो थे तुम, मगर तुमने तो मेरी हर खुशी छीन ली। इस चिट्ठी से यह पता चल रहा था कि जिया की मौत का जिम्मेदार वही इंसान था जिसके लिए जिया ने ये चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी को जिया के परिवार ने पुलिस के हवाले कर दिया। राबिया का कहना था कि चिट्ठी में कई ऐसी बातें लिखी हुई थी जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। जिया ने उस चिट्ठी में किसी का नाम नहीं लिखा था, पर परिवार वाले जानते थे कि वो चिट्ठी किसके लिए थी। कहा गया कि निःशब्द फिल्म के बाद जिया खान प्रोड्यूसर बंटी वालिया के भाई जसप्रीत वालिया और फिर गौहर खान के एक्स बॉयफ्रेंड साहिल पीरजादा के साथ रिलेशनशिप में थी। अफवाह ये भी थी कि जिया ब्रिटेन में अपने से ज्यादा उम्र के एक उद्योगपति के साथ रिलेशनशिप में थी।
मौत से कुछ महीने पहले जिया का नाम सूरज पंचोली के साथ लिया जा रहा था। जिया ने अपनी मां राबिया खान से बताया था कि वो आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली के साथ रिलेशन में है। जिया अपनी मां से अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती रहती थी। दोनों करीब 5-6 महीने से रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। 22 वर्षीय सूरज अक्सर जिया से मिलने सागर संगीत अपार्टमेंट जाया करता था। सूरज और जिया के लिव इन में रहने की भी खबरें आई थीं। आगे चलकर सीबीआई ने जिया और सूरज के बीच के रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया था कि जिया सूरज के फ्लैट के कमरों की सफाई करती थी और उसके कपड़े प्रेस करके उन्हें अलमारी में रखती थी। राबिया खान का कहना था कि जिया अपने बर्थडे पर लंदन आई थी। उस दौरान वो बहुत उदास रहती थी। उसकी आंखों में आंसू रहते थे। जब राबिया ने जिया से इसका कारण पूछा तो जिया रोने लगी। जिया ने कहा कि सूरज उसे गालियां देते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। जब वो शराब पीते हैं तब वो खुद को संभाल नहीं पाते। जिया ने राबिया से बताया था कि सूरज हिंसक प्रवृत्ति के आदमी हैं। उस समय न्यूज में भी ये खबरें थी कि जिया खान और सूरज पंचोली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस रिश्ते से आदित्य पंचोली बहुत नाराज हुए थे। उन्हें सूरज का जिया के साथ रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने सूरज को समझाया भी था कि जिया उससे उम्र में बहुत बड़ी है, पर सूरज नहीं माने। राबिया खान का कहना था कि जब आदित्य पंचोली को अपने बेटे और जिया के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो भड़क गए। आदित्य ने सलमान खान को इसके बारे में बताया ताकि वो सूरज को जिया से दूर रहने के लिए समझा सकें। सलमान खान ने सूरज को इस बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने सलमान खान से बताया कि वो जिया से प्यार करते हैं। इसके बाद सलमान ने सूरज से इस बारे में कोई बात नहीं की। जिया की 6 पन्नों की वो चिट्ठी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि वो सूरज पंचोली के व्यवहार से खुश नहीं थी। राबिया ने कहा कि सूरज पंचोली ही वो व्यक्ति थे जिन्हें लेकर जिया ने वो चिट्ठी लिखी थी। राबिया खान ने इस चिट्ठी के मिलने के बाद सूरज के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सूरज के हाथों शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण उनकी बेटी जिया ने अपनी जान दे दी। जिया ने अपनी चिट्ठी में अबॉर्शन का भी जिक्र किया था। कहा गया कि जनवरी 2013 में जिया 4 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। जिया को जब ये बात पता चली तब उन्होंने ये बात सूरज पंचोली को बताई। इसके बाद जिया और सूरज ने अबॉर्शन के लिए एक डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए जिया को खाने के लिए कुछ दवाइयां दी, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर दोनों एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिले, जिसने जिया को अधिक प्रभावी दवाइयां खाने के लिए दी, जिसे खाने के बाद जिया को ब्लीडिंग होने लगी। जिया ने मदद के लिए सूरज पंचोली को बुलाया। जिया काफी दर्द में थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, पर सूरज ने जिया को इंतजार करने के लिए कहा। उसने स्त्री रोग विशेषज्ञ को घर बुला लिया। उस डॉक्टर ने सूरज से बताया कि जिया का अबॉर्शन हो चुका है, पर उसका भ्रूण उसके शरीर में ही फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर ने सूरज को सलाह दी कि वो जिया को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाए, पर सूरज ने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी। सूरज को यह डर था कि अगर वो जिया को हॉस्पिटल लेकर गया तब बातें सार्वजनिक हो जाएंगी और उसका शुरू होता करियर खत्म हो जाएगा। कहा गया कि सूरज ने अपने हाथों से जिया के शरीर से भ्रूण निकाला और उसे टॉयलेट में बहा दिया। आगे चलकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस घटना का जिक्र किया था। 11 जून 2013 को उस चिट्ठी के आधार पर ही जिया की मौत के हफ्ते भर बाद सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद ही 2 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट से सूरज पंचोली को जमानत मिल गई और वो रिहा हो गए। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि जिया खान काम ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में थी और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन बातों का जिया की मां राबिया ने खंडन करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिया की आत्महत्या काम ना मिलने की वजह से नहीं, बल्कि सूरज के साथ उसके खराब रिश्ते के कारण हुई थी। जिया महीने में कम से कम 3 से 4 इवेंट्स में भाग ले रही थी। वो पैसे कमा रही थी और अपने घर में 2 नौकरानियों के साथ आराम से रह रही थी। उसके पास एक कार और एक ड्राइवर भी था। 13 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई। जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डीन डॉक्टर टीपी लहाने ने मौत का कारण फांसी के कारण दम घुटने को बताया। डॉक्टर लहाने ने बताया कि जिया के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और शराब या ड्रग्स का कोई निशान नहीं था। घटना वाली रात यानी 3 जून को जिया के जीवन के आखिरी 2 घंटों में क्या हुआ, इस बारे में बहुत कम जानकारी है।
पुलिस ने बताया कि आत्महत्या से पहले जिया ने सूरज के साथ 2 रातें बिताई थीं। जिया ने अपनी मौत से पहले आखिरी फोन कॉल सूरज पंचोली को किया था, जो रात 10:53 पर खत्म हुआ था। जिया कुछ दिन पहले ही हैदराबाद से ऑडिशन देकर लौटी थीं। उन्होंने कुछ फिल्में साइन की थीं। वो सूरज से मिलकर उन्हें ये बातें बताना चाह रही थीं। सूरज ने जिया से उसे कुछ समय देने के लिए कहा। उन्होंने जिया से अगले दिन मिलने के लिए कहा। उन्होंने जिया को फिल्म मिलने की शुभकामनाएं देने के लिए जिया के घर फूलों का गुलदस्ता भिजवा दिया। रात 9:53 पर सागर संगीत अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में जिया खान को हाथों में फूलों का गुलदस्ता ले जाते हुए देखा गया, जिसे उन्होंने अपने गेटकीपर को यह कहते हुए दे दिया कि वो इस गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दे। ये गुलदस्ता एक फूल वाले ने जिया तक पहुंचाया था। जिया की मौत के बाद जब इस गुलदस्ते को बरामद किया गया, तब इसके साथ एक कार्ड भी मिला। इस कार्ड पर बस इतना लिखा था, सूरज की ओर से शुभकामनाएं। जिया खान सूरज पर लगातार ये जोर देती रहीं कि वो उनके पास आएं और उनके साथ वक्त बिताएं। उधर सूरज जिया खान को गुलदस्ता भिजवाने के बाद अपने एक दोस्त के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने चले गए। सूरज ने रात 10:04 पर जिया को फोन किया और बताया कि वो होटल में है और नीतू का वेट कर रहे हैं। नीतू एक ज्वेलरी डिजाइनर है, जिसे सूरज ने पॉलिश करने के लिए एक चेन दी थी। जिया को सूरज की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत नीतू को फोन कर दिया। फोन पर जिया ने नीतू से पूछा कि क्या वो आज सूरज से मिलने वाली है। नीतू ने कहा कि नहीं, सूरज से मिलने की बात आज के लिए नहीं बल्कि कल सुबह के लिए हुई है। इस बात ने जिया को परेशान कर दिया। उन्होंने सूरज को दोबारा कॉल किया और सूरज पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगी। इस बात को लेकर जिया और सूरज में बहस होने लगी। अपने एक मैसेज में जिया ने सूरज पर उससे दूरी बनाने का आरोप लगाया। वहीं एक दूसरे मैसेज में उसने लिखा कि तुम नीतू के बहुत करीब आ रहे हो। इस पर सूरज ने जवाब दिया कि कोई गलतफहमी हो गई है, चलो इसे सुलझा लेते हैं। सूरज ने एक बार फिर से नीतू को कॉल किया, ये पूछने के लिए कि उन दोनों के बीच मिलने के लिए आज का दिन तय हुआ था या कल सुबह का दिन तय हुआ था। नीतू ने बताया कि वो कल सुबह 10 बजे मिलने वाले हैं। सूरज ने बताया कि उसे लगा कि वो आज रात 10 बजे मिलने वाले थे। सूरज ने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए नीतू को जिया से बात करने के लिए कहा। जब नीतू ने जिया को कॉल करना चाहा, तो उसे जिया के फोन पर बिजी टोन मिलने लगा। इधर जिया सूरज को फोन करने और मैसेज करने में व्यस्त थी, पर सूरज की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रात 10:22 पर सूरज ने जिया को फोन किया। इधर जिया सूरज के घर चली गई और घर के बाहर से सूरज को फोन करने लगी। सूरज का फोन स्विच ऑफ था। फिर जिया ने सूरज के एक नौकर को कॉल किया। जिया ने उससे सूरज के बारे में पूछा। नौकर ने सूरज के कहने पर जिया से झूठ बोल दिया कि वो अपने पिता आदित्य पंचोली के साथ मीटिंग में है, पर नौकर ने देखा कि जिया तो घर के बाहर ही खड़ी है। उसने सूरज से जाकर बता दिया कि जिया घर के बाहर खड़ी है। ये सुनकर सूरज ने अपने नौकर को जिया को घर के अंदर लाने के लिए भेजा, पर तब तक जिया वहां से जा चुकी थी। इसके बाद सूरज ने जिया को कॉल करने के लिए एक मैसेज भेजा। रात 10:45 पर जिया ने सूरज को कॉल किया और दोनों के बीच फोन पर बहस होने लगी। फोन पर इस बहसबाजी को सूरज के नौकर के साथ साथ उस वक्त घर में मौजूद एक और व्यक्ति ने सुना। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जिया 10:48 पर अपने घर लौट आई थी। सूरज ने जिया को एक बार फिर से 10:54 पर कॉल किया और ये दोनों की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद सूरज ने रात 10:56 से 11:21 के बीच जिया को 10 मैसेज भेजे, जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिला। रात 11:20 पर जिया की मां राबिया खान अंजू महेंद्रू की पार्टी से घर लौट आईं और जब वो घर के अंदर गईं, तब उन्होंने जिया को छत के पंखे से झूलते हुए पाया। सूरज पंचोली की मां जरीना वहाब का कहना था कि जिया का सूरज से पहले किसी के साथ अफेयर था। बाद में जिया का ब्रेकअप हो गया, जिससे उसने आत्महत्या करने के इरादे से अपनी कलाई काट ली थी। इसके बाद जिया ने सूरज को फोन किया था। सूरज उस समय वर्ली में था। उसने जिया की मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया, जिसने जिया की देखभाल की और उसका इलाज करवाया। उस समय जिया की मां राबिया खान लंदन में रहती थी। सूरज ने लंदन में राबिया को फोन किया और जिया के आत्महत्या के प्रयास के बारे में बताते हुए उसे अपनी बेटी के साथ रहने के लिए कहा। इसके बाद से ही राबिया मुंबई आ गई और तब से वो अपनी बेटी के साथ ही रह रही थी। जिया के बारे में वी जस्ट यूज्ड टू डिस्कस, अरे जिया ने वो
उसका कोई रिलेशनशिप टूट गया तो उसने हाथ काट लिया, ये वो ऐसी बातें मैंने थोड़ी बहुत उसके बारे में सुन रखी थी। जब मुझे पता चला सूरज का उसके साथ चल रहा है तो मुझे एज अ मदर आई फेल लिटिल कंसर्न अबाउट माई सन। आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा सूरज बेटा मैं क्या सुन रही हूँ, क्या माँ क्या हुआ? मैंने कहा आर यू फ्रेंडली विद जिया? ही सेड यस आई एम फ्रेंडली विथ हर। देन एज अ मदर बोलना मेरा फ़र्ज़ था कि देखो बेटा तुम्हारा करियर शुरू होने वाला है। मैं ये नहीं कहती कि जिया बुरी लड़की है, लेकिन प्रीवियस रिलेशनशिप में उसने हाथ वाथ काट लिए, कुछ खा लिया, सेट पे आके उसके मुंह से कुछ झाग वाग निकल रहा था, ये बातें मैंने सुन रखी थी। सो लिटिल बी केयरफुल। जरीना वहाब का कहना था कि अब भले ही राबिया अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब राबिया को अपनी बेटी जिया की कोई चिंता नहीं थी। जिया और राबिया के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। एक सुबह जिया रोते हुए सूरज के घर पहुंची थी। उसके सिर से खून बह रहा था। जब सूरज ने जिया से रोने की वजह पूछी तब जिया ने बताया उसकी अपनी माँ से भयंकर लड़ाई हुई है। 18 तारीख को सुबह 9 बजे घंटी बजी, दरवाज़ा खोला तो जिया रो रही है, बेतहाशा रो रही थी। इतना मैंने कहा क्या हो? फिर सूरज ने पूछा व्हाट हैपेंड? उसके सर से हमसे खून निकल रहा था। तो उसने कहा नो आई हैड अ बिग फाइट विद माय मदर। ही सेड व्हाट हैपेंड? यू आर सपोज्ड टू गो टू कैलकाटा। ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू कैलकाटा। फिर वो इतना रो रही थी तो सूरज ने कहा माँ मैं इतना घबरा गया जिस तरह से वो रो रही थी। रोती थी पहले भी, लेकिन इतना रोना मैंने उसको पहली बार देखा। वो इतना रो रही थी तो सूरज ने कहा तुम बैठो, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट था एसिडिटी का। तो देवा लड़का है, उसको बिठा के मैडम को इधर से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जाने देना जब तक मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ऐसा लगा कि वो कुछ भी कर सकती है उस टाइम पे, इतनी वो डिस्टर्ब थी। ये सीधा राबिया के पास गया, कहा कि आंटी आपकी बेटी मेरे घर में आई है, जिया बहुत रो रही है और उसके सर से खून बह रहा है, आप प्लीज़ गो एंड गेट हर बैक। तो राबिया ने ये कहा, उस वक्त उनके साथ एक उनके फ्रेंड भी थे राबिया के साथ, कोई अंग्रेज़ फ्रेंड। तो उसने कहा कि नो ये अटेंशन के लिए हमेशा ऐसा करती है, लीव हर अलोन, शी विल बी फाइन। जिया की मौत 3 जून 2013 को हुई थी। जिया की मौत के तुरंत बाद ही 26 जून 2013 को राबिया ने अपनी दूसरी बेटी की सगाई कर दी। आगे चलकर अदालत ने इस पर कहा था कि यह आचरण किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं लगता जिसने दुख की ऐसी स्थिति में सगाई जैसे कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया। राबिया पुलिस जांच से खुश नहीं थी। राबिया ने दावा किया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई थी। अक्टूबर 2013 में राबिया खान ने पुलिस पर सूरज पंचोली की मदद करने और घटिया जांच करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस तरह से जांच की कि ऐसा लगे कि यह आत्महत्या का मामला है। सूरज आदित्य पंचोली का बेटा है और परिवार ने पुलिस को मैनेज करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। राबिया खान का कहना था कि जिया की हत्या करने के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया था। अक्टूबर 2013 में राबिया खान ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका के साथ राबिया ने जिया की मौत के बाद तुरंत ली गई तस्वीरें और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की इंडिपेंडेंट ओपिनियन अटैच की थी। याचिका में कहा गया कि फांसी के कारण मौत में होने वाले लिगेचर के निशानों के अलावा जिया के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे। उसके होठों के दाहिने हिस्से पर चोट का निशान था। जिया की बाईं बाह पर भी एक निशान था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस निशान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। राबिया खान ने जिया की डेड बॉडी की कुछ तस्वीरें जारी की थी जिसमें उसकी गर्दन पर लिगेचर के निशान, उसके चेहरे पर चोट और उसके होठों पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। पुलिस ने दावा किया था कि जिया ने मलमल के दुपट्टे से फांसी लगाई थी, जबकि इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर RN जिराजानी ने कहा कि जिया के मामले में लिगेचर के निशानों की जो गहराई थी वो दुपट्टे जैसे नरम चीज से होना मुश्किल था। डॉक्टर जिराजानी ने कहा कि जिया के गले पर लिगेचर के निशान वो नहीं थे जो आमतौर पर छत के पंखे से लटकने वाले व्यक्ति के शरीर पर पाए जाते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस मामले में गला घोंटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। याचिका में आगे कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि जिया ने आत्महत्या करने से कुछ मिनट पहले अपने घर में एंट्री की थी। उस समय उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था, लेकिन उसका शव नाइट गाउन में मिला। याचिका में सवाल किया गया कि क्या आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले अपने कपड़े बदलेगा? जिस पंखे से लटक कर जिया ने जान दी थी
वो पंखा 2 सिंगल बेड के बीच में था और 5 फीट 4 इंच की जिया बिना स्टूल की मदद से ऊंचाई पर लगे सीलिंग फैन से खुद को लटका नहीं सकती थी। आश्चर्य की बात यह भी थी कि जिया के घर में स्टूल जैसी एक भी चीज नहीं थी। कहा गया कि अगर जिया की मौत दम घुटने से हुई होती तो उसकी आंखें खुली होनी चाहिए थी, पुतलियां फैली हुई होनी चाहिए थी और जीभ बाहर होनी चाहिए थी। याचिका में कहा गया ऐसे मामलों में मस्तिष्क या फेफड़ों में ब्लीडिंग होती है, लेकिन जिया मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिया खान की मौत के 1 साल बाद अदालत ने राबिया खान की याचिका को स्वीकार कर लिया। जुलाई 2014 में जिया खान का मामला महाराष्ट्र पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। उसी महीने जुलाई में आदित्य पंचोली ने राबिया खान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। साल 2015 के मई महीने में सूरज पंचोली के घर सीबीआई ने छापा मारा और करीब 1 महीने बाद सूरज से पूछताछ भी की। 2015 के दिसंबर महीने में जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सूरज पंचोली के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की गई। इस चार्जशीट में सीबीआई ने जिया के घर से बरामद उसकी 6 पन्नों की चिट्ठी को भी शामिल किया था। इस बीच जिया के परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब सीबीआई ने भी ये कह दिया कि जिया खान की मौत फांसी से ही हुई है। यानी सीबीआई ने हत्या की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। सीबीआई द्वारा हत्या की संभावना को खारिज किए जाने के बाद जिया के परिवार ने भारत, लंदन और आयरलैंड में 3 इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हायर किया और उन सभी एक्सपर्ट्स ने पाया कि भारतीय सरकारी एक्सपर्ट की जांच में कमी है। ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट जेसन पेन जेम्स ने जिया की मेडिकल रिपोर्ट, जिया की डेड बॉडी की तस्वीरें, मौकाए वारदात के समय बेडरूम की तस्वीरें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की और उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। जेसन पेन जेम्स ने कहा कि जिया की फांसी एक साजिश हो सकती है। मतलब ऐसी संभावना थी कि जिया की हत्या करने के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया हो। जहां भारतीय सरकारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि जिया के निचले होंठ पर बना निशान चोट का नहीं बल्कि आत्महत्या के वक्त दांतों से बना था, वहीं इसके ठीक उलट जेसन पेन जेम्स ने कहा कि होंठ पर बना निशान चोट या खरोंच का है, जो चेहरे पर मुक्का मारने से बना हो सकता है या मुंह पर हाथ रखने से बना हो सकता है। भारतीय सरकारी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि जिया की गर्दन पर आए निशान गले में दुपट्टे के रगड़ने की वजह से हो सकते हैं। वहीं जेसन पेन जेम्स ने कहा कि दुपट्टे से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते। उनके मुताबिक नर्म कपड़े से बने दुपट्टे के प्रेशर से गर्दन के चारों ओर इतने गहरे घाव पड़ना मुश्किल है। जिया के ठोड़ी के नीचे भी चोट के निशान थे। भारतीय सरकारी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि निशान दुपट्टे में लगी गांठों की वजह से आए हैं, जबकि जेसन पेन जेम्स ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसे निशान दुपट्टे की वजह से हो सकते हैं। उनका कहना था कि जिया के बाएं हाथ पर बने निशान भी फांसी की वजह से नहीं बने थे। आदित्य पंचोली ने जेसन पेन जेम्स की इस रिपोर्ट को झूठा करार दिया। आदित्य पंचोली ने कहा कि ये रिपोर्ट एक निजी फॉरेंसिक लैब की है और इसे पैसे देकर बनवाया गया है। सीबीआई जिया खान मामले में सूरज पंचोली की भूमिका को गहराई से जानने के लिए सूरज का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती थी, पर सूरज ने पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग जैसे किसी भी वैज्ञानिक परीक्षण का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जिया खान की मौत के 10 साल बाद साल 2023 में सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को जिया खान मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि वो सबूतों की कमी के कारण सूरज पंचोली को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसीलिए उन्हें बरी किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिया में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थी। पहले भी एक बार जिया ने आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद सूरज ने डॉक्टर को बुलाया था और जिया को डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद भी की थी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सूरज ने जिया को अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया था। जिया सूरज के प्रति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकी और इसके लिए सूरज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिया कभी भी इस रिश्ते से बाहर निकल सकती थी। कोर्ट ने 6 पन्नों की उस चिट्ठी पर भी संदेह जताया जो जिया की मौत के बाद उसके घर से मिला था। कोर्ट ने कहा कि राबिया खान ने चिट्ठी को जांच के लिए देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे मीडिया में पब्लिश करवा दिया। राबिया खान ने कोर्ट के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीबीआई ने अपना काम ढंग से नहीं किया, वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी। जिया खान की मौत के ठीक बाद एक और मौत हुई जो जिया खान से जुड़ी हुई थी।
राजस्थान का 12 साल का एक बच्चा बाबू जिया की मौत की खबर सुनकर इस कदर परेशान हो गया कि उसने छत के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। वो बच्चा खुद की जान लेने से पहले टीवी पर जिया खान की मौत की खबर को बार बार देखता रहा। फिर वो जिया खान की फिल्मों की कुछ डीवीडी लेकर आया और उन्हें देखने लगा। इसके बाद दोपहर में वो लड़का छत से लटका हुआ पाया गया। तो ये कहानी थी जिया खान केस की। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।